अस्सलामु अलैकुम। ये तनसीख निकाह का आम सा केस था। अच्छी फैमिली थी, लेकिन खातून बज़िद थी कि उसको हर हाल में खुला चाहिए। शोहर जो एक मिस्त्री था, शदीद सदमे की कैफियत में था। बीवी ने जज से कहा कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। ये शख्स मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। अगर इसने मुझे तलाक ना दी तो हो सकता है मैं घर से भाग जाऊं। ख़ानदान की अलग रुसवाई और बदनामी होगी और मेरी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि ये शख्स मुझे आज़ाद कर दे। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मसालहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शोहर का वकील होने के नाते मैंने फौरी हामी भर ली, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शोहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप बार बार क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन उस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शोहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झुला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल किए। जब उससे पूछा क्या आप अपने मर्द से गुजारा नहीं होता, तो कहती है माशाल्लाह 8 बच्चे भी हैं हमारे। ये जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? मैंने इस्तफसार किया। वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं और ज़िम्मेदारी करते हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिद ने हमें कभी दही रानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शोहर मुझे कुत्ती कह के बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है वकील साहब? मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मैके को गालियाँ देते हैं। आप ही बताएं कि इसमें मेरे मेके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिर्फ तो नहीं ना कि दूसरे के घर वालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से से मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वो होता है जो ना कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई। वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया। उसका शोहर उसकी तरफ देख कर बोला, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी। मुझ पर इस कदर जहनी टार्चर करने की क्या ज़रूरत थी? शोहर मिनमिनाया। आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ किसी नाजायज़ रिश्तों को जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका क्या गया? ये जहनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? बीवी का पारा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत समाजत करके समझा बुझा के उनकी सुलह करवाई। मेरे मौक्कल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़े सोचता रहा कि गालियाँ तो मैंने भी उस खातून को उसको पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थीं, तो शायद मैं भी नामर्द हूँ, और शायद हमारा माशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और बीवी से कहा, एक बात सच सच बताओ। बीवी ने कहा, कौन सी बात? मैं जब गुस्से में तुझे गालियाँ देता हूँ तो तुझे कैसा महसूस होता है? वो कहने लगी, ये सवाल आप ना पूछते तो बेहतर ही था, मगर अब पूछ ही लिया है तो सुकून से सुने। आपकी गालियाँ मुझे मेरी ज़ात को तो इतनी तकलीफ़ नहीं देती, मगर जब आप मेरे वालदैन को मेरे सामने गालियाँ निकालते हैं तो मुझे शदीद गुस्सा आ जाता था। कई बार मैंने दिल में सोचा कि आपको और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ, मगर फिर बच्चों का ख्याल आ गया। बच्चों की खातिर मैंने आपकी बदजुबानी को बर्दाश्त किया। मैं सर झुकाए अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। दिल में बहुत शर्मिंदा था और मेरे चेहरे से भी शर्मिंदगी के आसार वाज़े नज़र आ रहे थे। बीवी ने एक और बात भी बताई, जिसको सुनने के बाद मेरी शर्मिंदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। कहने लगी, ये एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड कर ली ताकि आपको दिखाऊंगी। इस वीडियो में मेरे दोनों बच्चों में किसी बात पर लड़ाई हो गई। मेरे बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को मारा। छोटा क्योंकि कमज़ोर था, इसलिए वो अपने भाई से बदला नहीं ले सकता था और उसे मारने पर कादिर नहीं था। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गालियाँ देना शुरू कर दी, और हैरत अंगेज़ तौर पर वो गालियाँ बिल्कुल वही अल्फाज पर मुश्तमिल थीं जो मैं अपनी बीवी के साथ इस्तेमाल करता था। बीवी ने मुझसे कहा, बच्चे वही कुछ करते हैं जो वो अपने वालदैन को करता देखते हैं। बच्चे नकल करना सीखते हैं, वो अपने वालदैन को कॉपी करते हैं। आप जब मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे, मुझे गालियाँ देते, तब मैं इशारों इशारों में आपसे ये कहती थी कि बच्चे सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, मगर आप पर किसी बात का असर ही नहीं होता था। मुझे ये सुनकर अपने आप से शर्म आ रही थी। वो बच्चे जिनकी हमें अच्छी तरबियत करनी चाहिए, हमने तो उनको गालियाँ देना सिखा दी। बच्चों के मामले में मुझे वो वाक़या याद आ गया।
جو ہمارے مرحوم استاد نے سنایا تھا۔ استاد صاحب نے کلاس میں بتایا کہ جب ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے تب ان کے کھانے پینے کا بندوبست میں خود ہی کرتا تھا۔ کھانے کی میز پر جب ہم سب جمع ہو جاتے، ابو کھانا کھاتے مگر ہاتھ کانپنے کی وجہ سے کھانا میز پر گر جاتا۔ ایسی میز جو میری بیگم کو جہیز میں ملی تھی۔ میری بیوی اپنے جہیز کے سامان کی اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ابو کے ہاتھ سے جب کھانا یا پانی کا گلاس گر جاتا تو میری بیوی کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو بیوی سے برداشت نہ ہوا اور مجھ سے کہنے لگی کہ ابو اب ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں اور وہ میز خراب کر دیتے ہیں۔ میں نے بیگم پر غصہ کیا اور کہا کہ دوبارہ ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا اور جب واپس آیا تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گھر سے جا چکی تھی۔ مجھے بیوی کے اس رویے پر بہت افسوس ہوا۔ شام کو میں بیوی کو لینے گیا تو اس نے میرے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ بیوی کی تو خیر ہے مگر میرا بچوں کے بغیر گزارا ناممکن تھا۔ بچوں کے بغیر ایک رات بھی نہ گزار پایا اور صبح صبح ہی گھر سے نکل کر بیوی کو منانے کے لیے دوڑا۔ بیوی نے گھر آنے کی یہ شرط رکھی کہ آپ کے والد ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ الگ بیٹھ کر ہی کھائیں گے۔ بوجھل دل کے ساتھ میں نے بیوی کی یہ شرط قبول کر لی۔ ابا کے لیے لکڑی کی ایک میز بنوائی جس کو سامنے رکھ کر وہ ہم سب سے الگ ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ اب سب گھر والے ایک طرف اور میرے والد ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ابو کی آنکھوں میں چھپے آنسو صاف نظر آتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں سب سے الگ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ ایک دن بیوی نے شاپنگ کی فرمائش کی تو بچوں کو ساتھ لے کر میں انہیں شاپنگ کرانے لے گیا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی نظر ایک لکڑی کی میز پر پڑی۔ اس نے وہ خریدنے کی ضد کی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کیسی ضد ہے، میں تمہیں کھلونے لا کر دیتا ہوں، اس میز کو لینے کی کیوں ضد کر رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جان جب آپ دادا جان کی طرح بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کے بھی ہاتھ کانپیں گے۔ میں بھی آپ کے لیے میز خرید رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ معصوم بچے کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری بیوی جو ہمارے ساتھ ہی تھی بیٹے کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی، مجھ سے معافی مانگی اور گھر جا کر میرے والد سے بھی معافی مانگی، اور اس دن کے بعد ابا جان ہمارے درمیان بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے۔ اگر میز پر کچھ گر بھی جاتا تو ہم اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے۔ یہ بات بتاتے ہوئے استاد صاحب نے ہمیں نصیحت کی کہ بچوں کو کمزور مت سمجھا کرو، بچے سب نوٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو جس لائن میں لا لیں وہ چل پڑتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا آغاز ماں کی گود اور گھر کے ماحول سے ہی ہوتا ہے۔